मेरे शौहर ने अपने बॉस के घर मुझे काम पर लगवा दिया और शौहर खुद घर बैठ गया और वह अमीर होने लगा। और जब मुझे पता चला कि मेरा शौहर मेरी वजह से अमीर हो रहा है, तो मैं बहाना करके काम छोड़ गई। और फिर उस रात मेरे शौहर और उसके बॉस ने मेरे साथ शौहर दुबई में रहता था और पिछले 1 साल से वह पाकिस्तान अपनी बीमारी के इलाज के लिए आया था। घर के हालात ख़राब हो रहे थे तो उसने वक्ती तौर पर मुलाजमत शुरू करवा दी। डॉक्टर से जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने के लिए कहा कि ऐसे हालात में आप काम नहीं कर सकते। मगर शौहर के अलावा कमाने वाला कोई नहीं था। जो कुछ भी वह दुबई से लाया था वह सब कुछ खत्म हो चुका था। उस कंपनी में एक औरत के लिए सीट खाली थी तो शौहर ने अपने बॉस से बात की अगर वह अपनी बीवी को इस काम पर रख ले तो। यह सुनते ही उसका बॉस राजी हो गया। मेरे शौहर ने मुझे उसके पास दफ्तर में काम करने के लिए भेज दिया और अब वह घर पर रहता था और मैं काम करती थी। दिन ब दिन मेरा शौहर अमीर होता जा रहा था। न जाने उसके पास इतने पैसे कहाँ से आने लगे कि शहर में इतने बेहतरीन हॉस्पिटल से अपना इलाज शुरू करवा दिया। यह देखकर मैंने काम छोड़ दिया कि जब पैसे आ रहे हैं तो फिर मैं काम क्यों करूं। मेरा शौहर मेरी वजह से अमीर हो रहा था। मैंने बहाना करके काम छोड़ दिया और फिर उस रात मेरे शौहर और बॉस ने मिलकर मेरे साथ। मेरा नाम सदा है। मैं पढ़ी लिखी अपने खानदान की इकलौती लड़की थी। खानदान में कई बार मेरे रिश्ते आ चुके थे मगर मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपना करियर बनाऊं, उसके बाद शादी का सोचूं। बस उसी वजह से जो भी रिश्ता आता मैं मना कर देती। अम्मी इस बात पर बहुत खफा होती थी कि अगर तुम यूँ रिश्ते ठुकराओगी तो फिर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। मेरी उम्र उस वक्त 24 साल हो चुकी थी। बकौल अम्मी के कि इस उम्र में लड़कियों के बच्चे हो जाते हैं और तुम्हारे अभी तक हाथ ही पीले नहीं हुए। मैं यह सब सुन कर अकता चुकी थी। इकलौती औलाद होने का एक फ़ायदा यह भी था कि मेरे नाच नखरे सब मेरे घर वाले उठाते थे। मैं उन दिनों कुछ डिस्टर्ब थी और कई बार घर वालों से चिड़चिड़ी होकर बात करती थी। एक रात के वक्त बैठे बैठे मुझे अनजान नंबर से मैसेज मासूल हुआ और साथ ही उस नाम की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ गई। शुगर लगाने की नीयत से दोस्ती का पैगाम मैंने कबूल कर लिया और साथ ही उसके मैसेज का जवाब भी दे दिया। वह दुबई का लड़का था जिसका नाम अहद था। बातों बातों में हम लोगों की एक दूसरे से अच्छी भली वाकियत हो गई थी। मैंने सोच कर कहा कि तुम इतने अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, कमाते हो, लेकिन अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की। जिसका जवाब उसने मुझे दिया कि तुम जैसी निडर नहीं मिली, इसलिए जिस दिन मिल जाएगी उसी दिन शादी कर लूँगा। मैं उसके बात पर हंस दी और अब हमारी रोज़ बात होने लगी। और जिस दिन अहद से बात ना होती तो मुझे सुकून नहीं मिलता था। मैसेज से वॉइस कॉल और फिर वॉइस कॉल से हम वीडियो कॉल तक का सफ़र तय कर चुके थे। मुझे लगता था कि हम बेहतरीन दोस्त ही नहीं बल्कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हमसफ़र भी बन सकते हैं। मुझे अहद से मोहब्बत हो गई थी और एक दूसरे से पिक शेयर करना, वीडियो कॉल, यह सब मामूल बन चुका था। मैं मुल्तान की रहने वाली थी जबकि अहद की फैमिली कराची रहती थी। मैंने अहद की तस्वीर जब दोस्तों को दिखाई तो दिल से फिदा हो गई और साथ ही मेरे किस्मत पर रश्क करने लगी कि तुम बहुत खुश नसीब हो। पहले इकलौती होने से वालिदैन की मोहब्बत और अब दुबई में रहने वाला लड़का तुम्हें मिल गया है। मैंने खुद अहद से इजहार नहीं किया था। मुझे लगता था अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी इज्जत नफ्स मजरूह होगी, इसलिए अहद की तरफ से इंतज़ार करने लगी। एक रात 12 बजे का वक्त था जब अहद ने मुझे कॉल की और अपने दिल की बात कर दी कि वह मुझे चाहता है और मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद है। मैंने पहले तो उसे हाँ नहीं की कि ताकि मैं उसके लिए मरी जा रही हूँ। कुछ सोचने का वक्त मांगा और उसके बाद मैंने कॉल बंद कर दी। मेरे मन में अजीब वसवसे थे। अम्मी मेरा रिश्ता अपनी बहन के घर करना चाह रही थी जबकि मुझे अहद से मोहब्बत थी। मुझे लगता था कि ज़िंदगी तो मुझे गुजारनी है तो इसलिए यह फैसला मैं ही करूँगी। वैसे अम्मी अब्बू पूरी ख्वाहिशात तो पूरी करते ही हैं या भी कर लेंगे। यही सोचकर मैंने अहद को हाँ कर दी। अहद और मैं दोनों बहुत खुश थे। एक दूसरे के शादी के ख्वाब देखने में इस कदर गुम हो गए कि मुझे अपने करियर की फिक्र ही नहीं रही थी। मेरा MFL का रिजल्ट आने वाला था। उसी दिन अम्मी ने मेरी मंगनी असफल से करवाने का फैसला कर लिया। मैं पास हो गई और जब अम्मी ने मुझे यह खबर दी तो मेरा हाथ पांव फूलने लगे। मैंने फ़ौरन अहद को कहा कि मैं क्या करूं, तो उसने कहा कि अम्मी को मना कर दो और बता दो मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं डर रही थी मगर अहद ने मुझे हिम्मत दी कि तुम्हें अपनी जंग खुद लड़नी है, कुछ नहीं होगा, बस तुम बात करो।
सारी बात जमा करके जब मैंने अम्मी अब्बू के सामने बात की तो अम्मी सख्ते में आ गई और कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने अपनी बहन को जुबान दे दी है। अगर तुम ऐसा कुछ कर रही हो तो चुप करके उसे भूल जाओ, वरना मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। मैं यह सुनते ही अब्बू के कदमों में गिर गई और उनको कहा कि मैं आहत के बगैर नहीं रह सकती। वह दुबई में रहता है, अच्छा लड़का है, आप वहाँ मेरी शादी कर दें। आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटी खुश रहे, तो मेरी खुशी आहत से है। अब्बू यह सुनकर खामोश हो गए और मुझे कहा कि ठीक है, आराम करो, फिलहाल तुम्हारी मंगनी कहीं नहीं हो रही है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अम्मी यह सुनते ही गुस्से में आ गई और हम दोनों बाप बेटी को बातें सुनाने लगी। अब्बू ने अम्मी को यह कहकर समझाया कि अगर शरीयत में कोई शर्म नहीं है, अगर सदा को पसंद है तो देखने में क्या हर्ज है, अगर अच्छा लड़का ना हुआ तो हम पीछे हट जाएंगे। अम्मी अब्बू राजी हो गए थे। मैंने आहत को यह बात बताई तो वह खुश था। 2-4 दिन बाद मैंने आहत की बात अब्बू से करवा दी। आहत से जब अब्बू ने उसके घर का पता पूछा तो उसने लिखवा दिया। अब्बू चाहते थे कि आहत के घर से आकर कोई रिश्ता मांगे, फिर बाकायदा जैसे रस्म होती हैं वैसे ही सब किया जाएगा। आहत से जब मैंने कहा कि अब तुम बाहर से कब वापस आओगे, क्योंकि मेरे अब्बू ने कहा है कि जब लड़का पाकिस्तान आएगा तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। यह सुनते ही उसने कहा कि मैं तो अभी नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे दुबई में सेट हुए कुछ ही महीने तो हुए हैं, अभी कुछ कमा तो लेने दो। बल्कि तुम यूँ करो कि मैं 2 साल दुबई में रहता हूँ, जब उसके बाद वापस आऊँगा तो शादी कर लेंगे, अभी कौन सी हमारी उम्र गुजरी जा रही है। यह सुनते ही गुस्से में बोली कि तुम ये क्या कह रहे हो, पहले तो तुम कहते थे कि अपने घर वालों को मनाओ तो हम जल्दी से शादी कर लेंगे, और अब मुझसे तुम यह बात सुना रहे हो। अहद ने बगैर जवाब दिए फ़ोन रख दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अम्मी तो पहले से ही कराची जाने के लिए तैयार नहीं थी, और जब गई तो उन्हें फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसकी फैमिली ने भी वही जवाब दे दिया था जो अहद ने दिया था। शाम के खाने के बाद अब्बू ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, अब क्या करना है, तुम्हारी ख्वाहिश पर हम कराची तो चले गए, और वह तो हमारी बात सुनने को तो राजी ही नहीं हुए, तो तुम अब क्या करना चाहती हो। जैसा तुम कहोगी वैसा ही हम करेंगे, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। अम्मी मुझे घूर रही थी। यह सब बात सुनते ही कहने लगी, कुछ भी नहीं होगा, उसके भांजे से ही शादी होगी। वह फैमिली तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ना उनका उठने बैठने खाने पीने का ढंग है। पता नहीं मेरी नाजुक सी कली कैसे रहेगी, इसकी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। मैं यह बात सुनकर डर गई थी। अब्बू ने मेरा हाथ हौले से दबाया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी रात मैंने बात करने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं आहत के बगैर नहीं रह सकती थी। मगर आहत जो कुछ आजकल कर रहा था, मुझे उस बारे में बात करनी थी कि आखिर पता तो चले कि उसे मसला क्या है। मैं 3-4 दिन उसके कॉल का इंतज़ार करती रही, लेकिन उसका कोई राबदा नहीं हुआ। मेरे सीने पर तो यूं लग रहा था जैसे सांप लौट रहे हों। मैं बहुत परेशान थी, खुद फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि यह कितना मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे खुद फ़ोन करता है या नहीं। बस उसी आड़ में मैंने 2 हफ्ते गुजार दिए, और आधी रात का वक्त था कि जब आहत का कॉल आई। मैं डरते हुए फ़ोन उठाया। या अल्लाह, खैर, आधी रात को इस वक्त आहत का फ़ोन। आहत कहने लगा, सदा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, मेरे घर वाले राज़ी नहीं हैं। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मैं अभी 24 साल का हूँ, और तुम्हारी भी तो 24 साल की हो। लड़के तो बड़े भी हो जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता, या तो तुम फिर किसी और से शादी कर लो। और यह बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे कहा कि तुम पागल हो चुके हो, मैं कैसे किसी और से शादी कर लूँ। तो कहने लगा, मेरे पास एक और रास्ता है, और वह यह रास्ता है कि हम इंटरनेट पर निकाह कर लेते हैं। जब मैं वापस आऊँगा तो रुखसती उस वक्त कर लेंगे। मुझे उसका ख्याल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैं जानती थी कि अम्मी अब्बू इसके सदीद खिलाफ होंगे, और वही हुआ। जब मैंने अब्बू से कहा कि आहत चाहता है कि अभी हम इंटरनेट पर निकाह कर लें, जब 2 साल के बाद आऊँगा तो रुखसती हो जाएगी, अब्बू ने कहा, बेटा, यह बात बहुत गलत है। जब उसका खानदान मौजूद है तो वह खुद क्यों नहीं आ जाता, 1 महीने के लिए शादी करके वापस चला जाए। इंटरनेट पर निकाह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और उसे यह बात अच्छी तरह से समझा दो, और तुम भी यह बात अच्छे से समझ लो। यह बात कहने वाली मेरी अम्मी थी। मेरी जिद पूरी हो गई थी। मेरा निकाह आहत के साथ इंटरनेट पर करा दिया गया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन उदास भी थी कि आहत बाहर से आ जाते तो शायद दुगनी हो जाती। मगर जितना मिल गया था, मुझे उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। अम्मी अब्बू मुझसे नाराज़ हो चुके थे, लेकिन मेरी खुशी के लिए यह कदम उठा लिया था।
मैं हर रोज़ अहद से बात करती। हमारी शादी को दिन गुजरते जा रहे थे। दिन महीनों में और महीनों साल में तब्दील हो गया। शादी को 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका था। मैंने जब उनसे पूछा कि वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना शुरू करूं रुखसती के बाद, लेकिन वह कहता अभी तो मैं 2-3 साल नहीं आऊँगा। यह सुनकर मैं बहुत गुस्से में आ गई कि पहले तो तुम 2 साल को कहा था, अब 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, अभी तुम मुझसे 2-3 साल सुना रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा पाकिस्तान आने का दिल नहीं करता। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बीबी है। यह बात सुनते ही अहद गुस्से में आ गया। दफ़ा हो जाओ, मैंने तुमसे कहा था कि निकाह मुझसे ना करो। तुम ही मेरे पीछे मरी जा रही थी। अगर तुम मुझसे निकाह ना करती तो मर जाती। मैंने तो तुझे बचा लिया था। अब तुम मेरे गले का तोग बन गई हो। मैं पाकिस्तान आकर सबसे पहले मैं तुझे तलाक ही दूंगा, ताकि यह किस्सा, ये बातें ही खत्म हो जाएं। यह बात सुनकर मैं रोना शुरू कर दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। अम्मी अब्बू को किस मुंह से कहती, यह सोच सोच कर मुझे हौल उठ रहे थे। अहद मुझे फ़ोन नहीं करते थे। उसने तो मुझसे तलाक का मुतालबा कर लिया था। तंग आकर मैंने यह बात अम्मी को बताई और साथ ही रोना शुरू हो गई। अम्मी ने तो पहले ही मुझे बहुत बुरा भला कहा कि अगर हमारी बात मान लेती तो आज इतने बड़े नुकसान से बच जाती, लेकिन तुम पर तो मोहब्बत का भूत सवार था, अब भुगतो। लेकिन जब अम्मी से मेरी बीमारी नहीं देखी गई तो कहने लगी सदा तुम परेशान ना हो। वैसे भी यह निकाह किसी को नहीं पता था, क्योंकि मैंने खानदान वालों से छुप कर ही किया था। लड़का धूमधाम से आएगा तो रुखसत कर देंगे, तो सबको बता देंगे। तुम उससे बोलो कि तलाक के कागजात भिजवा दे और तुम्हें तलाक दे दे। मैं आज ही अपनी बहन से बात करके तुम्हारी शादी अपने भांजे से करवा देती हूँ। मैंने अम्मी से कहा कि मैं तलाक ले लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी। उससे तलाक ले चुकी थी, सब कुछ बदल चुका था। उसने यहाँ तक नहीं सोचा कि 1 साल से रिश्ता चल रहा है और इससे पहले कि हम मोहब्बत करते थे, उसने तो मुझे तलाक देकर अपनी जान छुड़वा ली थी। मैं उस रात बहुत रोई, उसे याद करके रोती थी। अम्मी ने कोई दरबार नहीं छोड़ा था, कोई ताजीब नहीं छोड़ा था जो मेरे लिए न करती। वह मुझे हर वक्त दुआएं करती थी कि उनकी इकलौती औलाद को किसी की नज़र लग चुकी है। अम्मी की बात सुनकर मैंने अभी से कहा कि आप परेशान ना हो। अम्मी कहती थी कि अगर मैं मर गई, तुम्हारे बाप को कुछ हो गया तो तुम्हारा इस दुनिया में कौन होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी अपने भांजे से कर दूँ, ताकि तुम हंसी खुशी अपने घर की हो जाओ। अम्मी ने खाला से बात करके मेरा रिश्ता फैसल से पक्का कर दिया था। वह बहुत ही अच्छा लड़का था। वह मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करता था, उसे फिक्र थी। मैं शादी करना चाहती थी क्योंकि मैं अब बीमार रहने लगी थी और अम्मी नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी गड़बड़ हो जिससे यह राज फास हो जाए कि पहले भी मैं शादीशुदा हूँ और तलाक हुआ है। मेरी शादी फैसल से कर दी गई और मैं फैसल के घर आ गई। यह किसी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता था कि एक दफ़ा वह घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी एक टांग जाया हो गई थी, जिसके बाद वह हमेशा के लिए अपाहिज होकर रह गया। सारा दिन वह घर रहता था, कोई काम काज नहीं करता था, क्योंकि ना वो ज़्यादा देर बैठ सकता था, ना ही ज़्यादा देर खड़ा रह सकता था। फैसल को यह देखकर मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। मेरी ज़िंदगी में दुख के सिवा कुछ भी नहीं था। कभी एक तो कभी दूसरा दुख। न जाने मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया था कि जिसकी सज़ा मुझे अब तक मिली थी। एक दिन फैसल मुझसे कहने लगा कि घर के हालात तंग होते जा रहे हैं। अम्मी दूसरे भाई की तरफ रहना शुरू हो गई हैं। मैं तुम्हारा और इस घर का खर्च नहीं उठा सकता, क्योंकि ना तुम कोई काम करो। वैसे भी तुमने इतनी तालीम हासिल की है, अब वह तालीम काम आएगी। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो दोबारा काम पर जाना शुरू कर दूंगा, फिर तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं उसकी बात समझ चुकी थी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब शहर जाकर मैं कहाँ पर मुलाजमत करूँ, मुझे कुछ सोचने के लिए वक्त दो। कहने लगा तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं कंपनी में काम करता हूँ कि कंपनी में अपने बॉस से तुम्हारी बात करता हूँ। मेरा बॉस बहुत अच्छा, बहुत शरीफ इंसान है और मुझे उम्मीद है वो मेरी बात समझकर तुम्हें अपनी कंपनी में मुलाजमत की इजाज़त दे देगा। मैंने कहा ठीक है, बात कर लो, अगर वो मान जाए तो मैं कल से ही वहाँ पर जाकर काम करना शुरू कर दूंगी। उसके बॉस ने बात सुनी और रजामंदी दे दी। मैं अगले दिन से ही वहाँ पर जाकर काम करना शुरू हो गई। बॉस की एक सेक्रेटरी मुझे काम के मुतालिक बताती थी। तकरीबन 1 माह गुजर गया था उस कंपनी में काम करते हुए, लेकिन कभी मैंने अपने बॉस को नहीं देखा था। लेकिन जब मैं घर आती तो देखा कि मेरा शौहर मेरी वजह से अमीर होता जा रहा है। उसके पास बहुत से पैसे आने शुरू हो गए हैं। मेरे समझ में नहीं आता था कि
यह ना तो काम करता है और ना ही यह कहीं जाता है, तो यह सब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि उसने अपनी टांग का इलाज शहर के बेहतरीन हॉस्पिटल से करवाता था। जब मैंने शौहर से पूछा कि तुम यह सब कहाँ से कर रहे हो, तो कहने लगा तुम काम शुरू करके तुम मेरे बुरे वक्त ख़त्म कर दिए। अब देखो ना, जब से तुमने काम शुरू किया है घर में पैसों की रेल पेल हो गई है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि औरतों को हमेशा अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। तुमने अपनी किस्मत आजमा कर बहुत अच्छा फैसला किया है। अगर तुम अपनी किस्मत ना आजमाती तो आज हमारे घर में फाके होने थे। मुझे उसकी बात कुछ समझ न आई। मैंने सर झटक दिया। अब मैं जल्दी काम पर चली जाती थी। एक दिन कंपनी में शोर उठा। सब कहने लगे कि बॉस आ गए, सभी अपने मामलात ठीक कर लें और अच्छे से काम करें। हो सकता है नया बॉस सबको प्रमोशन दे दे या फिर इनाम दे दे, क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ा ऑर्डर पास किया है। मैं अपने काम से काम रखती थी, किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। मैं काम कर रही थी कि उसकी सेक्रेटरी मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं, तुम उनकी बात सुनने जाओ। मैं उठकर जब उसके कमरे में गई, बॉस का मेरे तरफ पीछा था। मैंने वहीं खड़े होकर कहा, जी कहिए। उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। वो और कोई नहीं बल्कि मेरे साहब का शौहर आहत था। उस कंपनी का मालिक होता था। यह सोचकर ही मुझे चक्कर आने लगे थे। वह भी मुझे देखकर चौंक गया था। संभल कर कहने लगा, सदा तुम मेरा दूसरा शौहर दरअसल उस कंपनी में काम करता था जो मेरे साहब शौहर के भाई की कंपनी थी। मुझे फिक्र लायक होने लगी थी। अगर मेरे शौहर को पता चल गया मैं आहत से पहले शादी हो चुकी है तो फौरन वो मुझे तलाक दे देगा। यह कंपनी उसके बड़े भाई की थी। आहत दुबई से वापस आया था और कंपनी में बस चेक करने के लिए आया हुआ था और कुछ ज़रूरी मीटिंग उसके भाई ने उसके ज़िम्मे में लगाई हुई थी। जब से मैंने अपने साहब के शौहर को देखा था मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। मैंने फ़ौरन जॉब छोड़ने का फ़ैसला लिया और बगैर बताए जॉब छोड़ दी। जब मेरे शौहर ने पूछा कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ी, इतनी अच्छी तो जॉब थी, तो तुम्हें मसला क्या था जो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ी? उससे झूठ बोल दिया कि तुम मेरी वजह से अमीर होते जा रहे हो, और ये बात भी सच थी। पैसा कहाँ से आ रहे थे? जब इतने पैसे आ रहे हैं तो मेरा घर बैठने में क्या दिक्कत है? यह सुनकर वो गुस्सा हो गया कि तेरी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चलने लगी? मैं तेरी जुबान काट डालूंगा। सारा दिन घर में पड़ी रहती है, अगर 4 पैसे कमाने लगी तो कौन सा कयामत आ गई? फैसल ने पहली बार यह बात मुझसे की थी। यह रवैया देखकर सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। ना ही उसे सच बता सकती थी कि जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उसका छोटा भाई मेरा साहब का शौहर है। एक दिन अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि अम्मी की तरफ चली गई। जब शाम को घर वापस लौटी तो यह देखते ही मेरी रूह फना हो गई। मेरा साहब का शौहर और उसका बड़ा भाई तीनों बैठकर घर में जुआ खेल रहे थे। यह देखते ही मैं वहां ढह गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर के पास यह पैसे कहाँ से आ रहे थे, क्योंकि मेरा शौहर तो जुआरी बन चुका था। वह जुआ खेलने लगा था। उसे यह गंदी आदत यकीनन मेरे साहब का शौहर ने लगाई थी। जब से वह वापस आया था मेरे पीछे पीछे रहने लगा था, मुझे मुख्तलिफ नंबरों से फ़ोन करके परेशान करने लगा था और साथ में यह धमकी भी देता था कि उसके शौहर को सच सच बता दूंगा, फिर उसे तलाक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे शौहर को जुआरी होना मेरे लिए किसी सनाहे से कम नहीं था। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने अपने दुख पर काबू रखकर अपने शौहर को सब कुछ बता दिया कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी और किसी तरह से मैं बॉस के छोटे भाई से मेरी शादी हुई थी, और फिर क्या वजह बनी जिससे मेरी तलाक हो गई। मेरा शौहर सुनते ही ऑफिस से बाहर हो गया कि मैंने और मेरी माँ ने मिलकर उसे धोखा दिया है, लेकिन फिर न जाने उसके दिल में रहम आ गया कि उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने बहुत मन्नत की, तुम यह काम छोड़ दो, मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर घर का बसर चला लूँगी और साथ में तुम्हारा इलाज भी कर लूँगी। महंगाई का दौर है, जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे, जिससे घर की रोजी रोटी अच्छी तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। फैसल मेरी बात किसी तरीके से समझता था। मैंने रब से बहुत दुआएं मांगी थी। जो कुछ मैंने अनजाने में किया था या अपने माँ बाप का दिल दुखाया था, मुझे लगता था कि मुझे इस बात की सज़ा मिल रही है जो रब ने मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा आजमाइश डाली थी। एक मुश्किल ख़त्म ही नहीं होती थी कि दूसरी मुश्किल मेरे सर पर आ जाती थी। फैसल किसी हद तक ठीक हो चुका था। हम लोगों ने अपना घर भी बदल लिया था कि मेरे साहब के शौहर की नज़र मुझ पर न पड़े।
नहीं जानती थी कि सांप का शौहर कहाँ है, कैसा है, लेकिन अगर उसने मेरे साथ ज्यादती की तो यकीनन उसको उसकी सज़ा मिल चुकी होगी, क्योंकि जब हम दुनिया में किसी के साथ बुरा करते हैं तो रब ने उसे दुनिया में ही उसकी सज़ा दे देता है। यह दुनिया मकाफ़त अमल है, जो करोगे वह पाओगे। और मुझे जजा के तौर पर फैसल की सूरत मिल गई थी कि मेरे रब ने फैसल को हिदायत दे दी थी। तो दोस्तों, यह है मेरी आज की कहानी। उम्मीद है कि आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।